एक गरीब बहू। किंजल एक गरीब परिवार की अनाथ बच्ची थी जिसे चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो किंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो शहर से जब आरव गांव में कुछ वक्त गुजारने आता है तो उसे किंजल से प्यार हो जाता है। इसी कारण वो उसे शादी कर शहर ले आता है। तो बीच रास्ते में किंजल कहती है, अरे हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हमें इतना बड़ा शहर में लाए हैं। हम कभी शहर नहीं आए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तो सिर्फ शहर है। अभी तुम मेरा घर देखोगी तो पागल हो जाओगी। पूरे 50 कमरे का बना हुआ बंगला है वो। अरे बाप रे बाप, 50 कमरे का बंगला हमने तो कभी नहीं देखा। हम बहुत बेताब हैं वो बंगला देखने के लिए। अच्छा, एक और बात, माँ जी हमसे कोनो खिसिया ना जाए, आपसे शादी कर ली ना हमने। हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि मैंने अचानक से शादी कर ली, पर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर माँ को मना लेंगे। जी, हम माँ जी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद जब आरव किंजल को लेकर घर पहुंच जाता है तो बड़े से घर को देखकर किंजल हक्की बक्की रह जाती है। अरे मोरी मैया, आरव जी, क्या ये आपका बंगला है 50 कमरे वाला? उड़ी बाबा, बीच में कितना बड़ा झूमर लगा है। ऐसा तो हमने बस टीवी में देखत है। और यहाँ तो हमरे मुन्ना चुनमुन पुनुआ अमर मुटकी सब समा जाएंगे, पूरा जिला आ जाएगा। हाँ हाँ, ये तुम्हारे 50 कमरे का ससुराल है, जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि इस घर का अकेला वारिस हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी आवाज सुनकर मीनाक्षी और राजीव आकर कहते हैं, अरे ये कौन शोर मचा रहा है? आरव बेटा, तू आ क्या? और तेरे साथ में ये लड़की कौन है गरीब सी? माँ, ये आपकी बहू है। जहाँ मैं घूमने गया था उस गांव में मेरी किंजल से मुलाकात हुई। कुछ वक्त रहा तो प्यार भी हो गया, इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। बेशरम, हमने तेरी शादी के कितने सपने देखे थे और तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। जरूर ये लड़की तेरा फायदा उठा रही है। हम नहीं मानते इस शादी को। पिताजी, अब तो ये आपकी बहू बन चुकी है और मैं किंजल को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जहां तक मेरी शादी की बात है तो आप दोबारा मेरी शादी किंजल से करवा दीजिए, अरमान पूरे हो जाएंगे आपके। इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब क्या करें, हमारी बहू बन गई है ये, तो रहने दीजिए इस घर में इसे। चलिए हम दोनों चलते हैं। ऐसा बोलकर मीनाक्षी और राजीव अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आरव किंजल को अपना कमरा दिखाता है, जहां बड़ा सा आलीशान कमरा और बाथरूम देखकर किंजल फिर से चौंक जाती है। आरव जी, हमारा कमरा भी कितना बड़ा है। इस घर के बाकी 39 कमरे इतने ही बड़े होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इतने ही बड़े हैं सारे। चलो मैं तुम्हें और भी जगह दिखा देता हूँ। ये कहकर आरव अपनी आलीशान बंगले में 50 कमरों को उसे दिखा देता है। कुछ देर बाद किंजल बेड पर घूंघट करके बैठी थी। आरव जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो किंजल बोलती है, अजी सुनते हो, हमको प्यास लगत है, हम पानी पीकर आवत है। जग में पानी नहीं है। अच्छा जल्दी आना, तुम जानते हो ना आज हमारी सुहागरात है, देरी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जी, हमको याद है। किंजल शर्मा कर खाली जग लिए लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर आती है किचन में पानी पीने के लिए। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकत कि हमका इतना बड़ा ससुराल मिलेगा, वो भी 50 कमरे का। रसोई घर भी बहुत बढ़िया है। अब जल्दी से चलती हूँ, आरव जी मेरा इंतजार करत होंगे। ये बोलकर किंजल लिफ्ट में पहली मंजिल पर पहुंचती है तो एक जैसे कमरे होने के कारण वो उनमें चली जाती है जो कि खाली थे। तभी एक कमरे में आकर किंजल कहती है, अरे मोरी मैया, ये मैं किस कमरे में आ गई? यहाँ तो आरव जी नहीं है, दूसरे कमरे में देखती हूँ। ऐसा बोलकर वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे फिर से आरव नहीं मिलता और इस तरह से वो बड़े से 50 कमरों के बंगले में खो जाती है। 4 घंटे तो वो आरव को ढूंढने में ही लगा देती है, जहाँ आरव इंतजार में सो जाता है और थक कर किंजल जिस कमरे में जाती है वहां के बाथरूम में जाकर हाफते हुए कहती है, हे प्रभु, हम कहाँ आ गए? हमें तो हमारे पति ही नहीं मिल रहे। अब मैं यहीं सो जाती हूँ। वैसे भी उन्होंने कहा था ये 50 कमरे का ससुराल तुम्हारा ही है, मैं यहीं सो रही हूँ। ये बोलकर किंजल चादर बिछाकर बाथरूम में सो जाती है। अगले दिन जब मीनाक्षी उस कमरे से गुजरती है तो खुला हुआ कमरा देखकर अंदर जाती है, जहाँ बाथरूम में उसे किंजल सोती हुई नजर आती है।
हे भगवान, ये गरीब बहू तो इस बाथरूम में ही सो गई। ए गवार बहू, जरा उठ। तभी एक आवाज पर किंजल उठकर कहती है, जी माँ जी, बोलो का बात हुई गवा? हमरे नींद खराब कर दी। इतना बढ़िया नींद आ रहा था कि का बतावे। अरे तुम पागल हो क्या? बाथरूम में कौन सोता है? इतना बड़ा रूम दे रखा है यहाँ पर, फिर भी वहां नहीं सोई। अकल नाम की चीज नहीं है क्या? गरीब गवार कहीं की। माँ जी, आपका बंगला 50 कमरों का है, तो मैं क्या करूं? रात को मैं खो गई तो फिर यहीं सो गई। तभी उसे ढूंढता हुआ आरव आता है। फिर किंजल को कमरे में ले जाकर कहता है, अरे यार, तुम कहाँ चली गई थी? पता है कितना इंतजार करता रहा, हमारी सुहागरात भी नहीं हुई। अरे आरव जी, हम माँ जी को यही बता रहे थे कि हम खो गए थे इतना बड़ा ससुराल में। चलो जाने दो, आज मुझे अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाकर खिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। नहाने के बाद किंजल सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर राजीव और मीनाक्षी को अच्छा लगता है और ना चाहते हुए भी वो शगुन उसे देते हैं। भले इस गरीब बहू ने अच्छा खाना बनाकर हमसे शगुन ले लिया, लेकिन मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। अरे माँ, मैं आपको बताना चाहता था कि पापा और मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग उदयपुर में है, तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आप किंजल का ख्याल रखना। निश्चित रहे बेटा तू। कुछ देर बाद ही बाप बेटे उदयपुर की मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां मीनाक्षी अपने नौकरों को छुट्टी के लिए भेज देती है। बहू, नौकरों को कुछ काम था तो वो छुट्टी पर है, इसलिए अब इस पूरे बंगले की सफाई तुम्हें ही करनी होगी। कर लोगी ना? जी माँ जी, आप निश्चित रहिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तो जाओ, शुरू हो जाओ। झाड़ू पोंछा हाथ में देकर मीनाक्षी उसे 50 कमरे की ससुराल की सफाई करने के लिए भेज देती है, जहां वो बड़े बड़े 2-3 कमरों की सफाई करने के बाद ही थक जाती है और कहती है, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा कमरा साफ करना, लेकिन मुझे माँ जी को खुश करना ही होगा। ऐसा बोलकर किंजल 25 कमरों की सफाई कर देती है, जिसमें दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सास को खाना परोसती है और फिर कमरों की सफाई करती है। पूरा दिन उसका कमरे की सफाई करने में निकल जाता है, जहां उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ये देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे वाह मीनाक्षी, अपनी गरीब गवार बहू को क्या सबक सिखाया। बड़ा आई थी इन 50 कमरों की मालकिन बनने वाली, बना दिया ना नौकरानी। इस तरह 4 दिन तक रोज मर मर के किंजल सारे कमरे की सफाई करती है, जिसमें उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ जी, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मुझसे पूछा तूने सोना है या नहीं? जा बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे। जी माँ जी। ये बोलकर किंजल धूप में गार्डन में पानी देने जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। तभी राजीव और आरव घर में जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें बेहोश किंजल दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर आरव घबरा जाता है, उसे अंदर लाकर उस पर पानी के छींटे डालता है, जिससे वो होश में आ जाती है। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि आप किंजल का ख्याल रखना। फिर उसे क्या हुआ है, बताइए मुझे सब कुछ। क्या किया है तुमने बहू के साथ? वो जी, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी देकर बहू से पूरे 50 कमरे की सफाई करवाई है, फिर उसे पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया था। तुम पागल तो नहीं हो? इतनी मासूम सी बच्ची के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर माँ आपको इतना ही हम दोनों की शादी से चिढ़ है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जो हो गया जाने दीजिए ना। देख लीजिए, इतने के बाद भी वो आपका पक्ष ले रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं माफी मांगती हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा तू कांच का टुकड़ा है जो मेरे बेटे को चुभ गया है, लेकिन तू तो हीरा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। माँ जी, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसलिए भूल जाइए। इस तरह मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू किंजल के साथ रहने लगती है। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं जल्दी ही टिकट करवा कर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। देख बेटा, घर पर सभी लोग तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। तुझे विदेश गए हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन तू अभी तक लौट कर नहीं आया। तभी कौशल्या की कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ अब 15% एक्स्ट्रा।
ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. के हाथ से दामोदर फोन ले लेता है और कहता है, देख बेटा, तू वापस आ जा, नहीं तो मुझे मजबूरन वहां पर आना पड़ेगा तुझे लेने के लिए। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढी है। मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए जल्दी से वापस लौटा। हाँ हाँ पिताजी, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, मैं जल्द लौटूंगा। ऐसा कहकर ऋतिक जल्दी से फोन काट देता है। तभी पीछे से उसकी पत्नी सोफिया कहती है, ओह माय गॉड डार्लिंग, व्हाई आर यू सो सैड? अब तुम्हें क्या बताऊं सोफिया, घर के सभी लोग मुझे वापस बुला रहे हैं ताकि वो सभी मेरी शादी करवा सकें। तो तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था ना। लेकिन मैं ये सब किस मुंह से बताऊं? तुम तो जानती हो, तुम अंग्रेजन हो, ऊपर से तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं आता। अरे जब तुम चाहोगी तो तुमसे पहली रसोई में ही हलवा बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लूंगी। क्या तुम मुझे बनाना सिखाओगे? ऋतिक सुनकर खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ऋतिक उस दिन के बाद से सोफिया को हलवा बनाना सिखाता है, जिसके बाद उसकी ट्रेन की टिकट भी फाइनल हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया अपने गांव में आ जाता है। अरे भाई कोई दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? कौशल्या तुरंत ही दरवाजा खोलती है। अपने सामने अपने बेटे ऋतिक को देखकर हैरान रह जाती है और उसे फौरन गले से लगा लेती है। अरे अरे बेटा, तू वापस आ गया। मैं कितने समय से तेरी राह देख रही थी। आखिर मेरी आंखों को अब जाकर सब्र आया है, लेकिन आने से पहले तूने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। वैसे आप मुझे यहीं खड़ा करके रखोगी या फिर अंदर बुलाओगी? कौशल्या ऋतिक को अंदर बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसके साथ एक अंग्रेजन छोटे कपड़ों में खड़ी होती है। अरे ये कौन है जिसने इतने बेरंगी कपड़े पहने हैं? अरे माँ, मैं आपको इससे मिलाना तो भूल ही गया। ये आपकी बहू है सोफिया। ये सुनते ही कौशल्या का बीपी लो हो जाता और वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, लेकिन सोफिया और ऋतिक उसे संभाल कर घर के अंदर ले आते हैं, जिसके बाद ऋतिक उसे सोफे पर बैठा देता है और एक गिलास पानी लाकर उसे देता है। अरे अरे, ये तूने क्या किया? मुझे पता है तेरे पिताजी कितना गुस्सा करेंगे। देखो माँ, मैं सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पिताजी तो हमेशा से ही अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपते आए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करना चाहता था। तभी पीछे से दामोदर ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो ऋतिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर अपनी जिम्मेदारियां थोपता आया हूँ। ये तुमने बिल्कुल सच कहा है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। लेकिन बेटा, तू जो मेरे लिए बहू लेकर आया है वो भी कोई कम नहीं है। जहां लगा था ऋतिक को कि उसका परिवार उसकी अंग्रेजन बहू को स्वीकारने से इनकार कर देगा, वहीं सब लोग सोफिया के साथ बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अरे बहू देख, माना तो विदेश से आई है, लेकिन हमारे गांव के तौर तरीके तुझे सीखने होंगे। जैसे कि तूने ये जो छोटे कपड़े पहने, हमारे गांव में बहुएं साड़ियां पहनती हैं, ना कि ऐसे छोटे कपड़े पहनती हैं। सासू मॉम, ये साड़ी क्या होती है? मुझे तो पता ही नहीं है। तो तुझे साड़ी बांधनी भी नहीं आती होगी। चल मैं तुझे साड़ी दिखाती हूँ और उसे कैसे पहनते हैं वो भी सिखाती हूँ। कौशल्या अपनी एक प्यारी सी साड़ी निकालकर सोफिया को पहनाती है। अरे वाह सोफिया बहू, तुम तो बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही है। चलो आओ बाहर चलते हैं। सोफिया को साड़ी में देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते दामोदर कहता है, आज तो मैं अपनी बहू के हाथों से कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। वैसे भी इसकी पहली रसोई की रस्म अभी तक नहीं हुई। ये सुनते ही सोफिया बहुत खुश होती है और अपने सभी ससुराल वालों से कहती है, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन एक बहुत ही परफेक्ट स्मार्टफोन है अंडर 25,000 रुपीज। वालों से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आप सभी के लिए हलवा बना कर लाती हूँ। क्या कहा भाभी, अब हमारे लिए हलवा बनाओगी? लेकिन हलवा खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करते हैं, सेवैयां ही बना लेते हैं। लेकिन मुझे तो बहू के हाथों की खीर खानी थी।
सोफिया की पहली रसोई की रस्म के चलते उसके ससुराल के सभी लोगों में आपस में ही बहस चलने लगती है, लेकिन सोफिया के मन में कुछ और ही चलता है। ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मुझे तो ओनली हलवा ही बनाना आता है। अब मैं इन्हें सेवई और खीर कैसे बना कर दूंगी? कुछ देर सभी आपस में बहस करते हैं, जिसके चलते ऋतिक सभी को शांत करता है। बस 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 करो, अब कोई बहस नहीं होगी। आप में से कुछ लोग को खीर खानी है तो कुछ लोगों को सेवई खानी है। अरे भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आपने इस लड़ाई को अचानक से रोक दिया। मैं तो कहती हूँ कि भाभी से दोनों चीजें ही बनवा लो, जिससे ही लड़ाई ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ बहू, जा रसोई में जाकर हम सभी के लिए सेवई और खीर दोनों ही बना कर लिया। बेचारी सोफिया रसोई में चली जाती है। बाहर ऋतिक अपने मन ही मन सोचता है, ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सोफिया को तो हलवे के अलावा और कुछ बनाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? अंदर गया तो माँ और बाबूजी यही सोचेंगे कि मैं बिल्कुल अंग्रेजन बहू का मजनू बन गया हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं रहता हूँ और देखता हूँ कि मेरी प्यारी अंग्रेजन बहू क्या बना कर लाती है। ऋतिक बाहर ही अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। वहीं सोफिया रसोई में खड़ी हुई रो रही होती है। काश कि मेरी मदर भी इस दुनिया में जिंदा होती, वो मुझे खाने की सभी चीजें बनाना सिखाती और मुझे इतनी सारी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। सोफिया बेचारी रो रही होती है कि तभी उसके घर के पास से एक परी गुजर रही थी, जिसके चलते परी को बेचारी सोफिया के रोने की आवाज आ जाती है। लगता है कोई मुसीबत में है और किसी को मेरी जरूरत है। परी फौरन ही अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बेचारी सोफिया के सामने प्रकट हो जाती है, जिसके बाद परी सोफिया से पूछती है, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सोफिया अपने बारे में सब कुछ परी को बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अरे, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू डाल दूंगी कि जो भी तुम बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और जब भी तुम सेवई और खीर बनाओगी तो लोग तुम्हारी हमेशा तारीफ करेंगे। परी ऐसा कहकर सोफिया के दोनों हाथ पकड़ लेती है, जिसके चलते परी का जादू सोफिया के हाथों में आ जाता है और परी वहां से चली जाती है। अब सोफिया अपने आप ही सामान निकालकर सेवई और खीर बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते सेवई और खीर की खुशबू पूरे घर में महक उठती है, जिसके बाद वह सेवई और खीर छोटे छोटे बॉल्स में परोसकर अपने घर के सभी सदस्यों को देती है। आहा, क्या बात है, कितना स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने। बहू, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ भाभी जी, और ये सेवई भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप तो फॉरेन का आइटम होने के बाद भी इंडियन कल्चर को अच्छे से निभा रहे हो। राखी की बात सुनते ही घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सभी लोग एक के बाद एक सोफिया को अपने हाथों से शगुन देते हैं। उस दिन के बाद से सोफिया अपने हाथों से जो भी बनाती वो हमेशा स्वादिष्ट ही बनता, स्पेशली खीर और सेवई। अब सोफिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।